हेलो स्टूडेंट्स, हम इकोलॉजी यूनिट पढ़ रहे थे बेटा। इकोलॉजी इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। इकोलॉजी के बारे में जाना था, पॉपुलेशन क्या होती है ये पढ़ा था, कम्युनिटी क्या होती है ये पढ़ा था, बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल ये कैसे अफेक्ट करते हैं। आज है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर बेटा, एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है। इसका कैसे ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट रेगुलेटर, कन्फर्मर एंड पार्शियल रेगुलेटर। तो बेटा ये आप रेगुलेटर क्या होते हैं? रेगुलेटर जैसे कि हम हैं, अपने जो बॉडी है उसको किसी भी हालत में मेंटेन कर लेते हैं, उसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होती है? स्टेसिस का मतलब एक जगह रहना, होमियो का मतलब सेम, अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। किस तरह से? फर्स्ट थर्मोरेगुलेशन से, सेकेंडली ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी फ्लूइड्स की वो इक्वल रखते हैं, ठीक है, ब्लड और लेंस की। फर्स्ट थर्मोरेगुलेशन कैसे? चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी है, बट हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। एक हेल्थी पर्सन का जो बॉडी का टेम्परेचर है इंटरनल, वो हमेशा क्या रहेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम लोग होमियोस्टेसिस करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं अपनी बॉडी का बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम उसको रेगुलेट करते हैं, दो तरह से हम उसको रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर से, ठीक है, और हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। कभी भी हम अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो राइज नहीं हो जाता। हम किसी न किसी तरह से अडेप्ट करते हैं, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, चाहे उसके लिए हमें आर्टिफिशियल सोर्स क्यों ना यूज करने पड़े। जैसे अगर मान लीजिए हम कार में हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर का, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? कार में एसी यूज करेंगे, ठीक है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, मान लीजिए विंटर का टाइम है, तो हम क्या करेंगे बेटा? तो हम क्या करेंगे? हीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आर्टिफिशियल सोर्सेज यूज करके हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते। सर्दी में क्या करते हैं? हम कांपने लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं, ठीक है, और हीट को क्या करते हैं? लॉस करने लगते हैं, ताकि बाहर के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर बॉडी का सेट रहे, ठीक है। गर्मी में क्या करते हैं? हमारे पसीने आ जाते हैं और इवोपरेशन की हेल्प से अपने आप को कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक। तो ये कुछ एक मैकेनिज्म है जो हमें होमियोस्टेसिस करने में हेल्प करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहलाते हैं बेटा? हम कहलाते हैं रेगुलेटर, जो किसी भी हाल में अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बाहर के एक्सटर्नल टेम्परेचर से चेंज नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रेगुलेटर के अंदर हम आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम पढ़ते हैं बेटा कन्फर्मर के बारे में। कन्फर्मर जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, कंफर्म करेंगे बाहर का टेम्परेचर क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, ठीक।
वो कभी भी, जो कन्फर्मर है वो कभी भी रेगुलेटर नहीं बन सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात की जाए, कन्फर्मर में हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स की, ठीक है। 99% जो ऑर्गेनिज्म है वो कन्फर्मर है, ठीक है। प्लांट्स की बात करते हैं, हमिंग बर्ड्स की बात करते हैं, क्यों ये कन्फर्मर रेगुलेटर नहीं बन जाते, क्योंकि बेटा ये जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारे पसीने आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हीट लॉस हो रही है, ठीक है। तो अगर हीट गेन हो रही है, हीट लॉस हो रही है बॉडी की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जो टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो ये ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा ये, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है, इनका जो सरफेस एरिया है बेटा ये जैसे है, ठीक है, ये सरफेस एरिया बहुत लार्ज है और वॉल्यूम जो है वो बहुत थोड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, जिसकी वजह से हीट लॉस और गेन करना इनकी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से इतनी एनर्जी इनमें नहीं होती, इसीलिए ये थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को नहीं कर सकते। ये बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब सेट करते करते लास्ट के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, कन्फर्मर। तीसरा आता है बेटा पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर जो ऑर्गेनिज्म, जैसे बात करें हम स्क्विरल, गिलहरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पार्शियल रेगुलेटर कहलाते हैं। पार्शियल रेगुलेटर क्या होते हैं बेटा, कुछ हद तक तो कन्फर्मर की तरह एक्ट करेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बट जब कंडीशन फेवरेबल आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब नहीं हो सकता ऐसा, तो वो कांस्टेंट भी हो जाते हैं रेगुलेटर की तरह, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस आते हैं जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करते हैं एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। ये ग्राफ कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा गया है, लेबलिंग दे देते हैं इसकी, बताइए कि क्या रिप्रेजेंट करता है। ये कहलाता है बेटा इंटरनल लेवल, ये कहलाते हैं बेटा एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। इसमें हम ये जो है ये रेगुलेटर कहलाते हैं, रेगुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। ये कन्फर्मर कहलाते हैं, कन्फर्मर कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो है थर्ड टाइप के, ये पार्शियल रेगुलेटर कहलाते हैं, ये पार्शियल रेगुलेटर कहलाते हैं। आइए इस ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। इंटरनल लेवल का मतलब है हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल का मतलब है बाहर एनवायरनमेंट में जो मौजूद है वो, ठीक है। बेटा देखो सबसे पहले हम रेगुलेटर को देखते हैं। मान लीजिए ये 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इधर भी ऐसे ही 5, 10, 15, 20, 25। तो हमने देखा ये एक्सटर्नल लेवल इंटरनल लेवल के बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि इनके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बाहर का कुछ भी रहा हो पर इनका हमेशा कांस्टेंट रहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये रेगुलेटर कहलाते हैं। इनमें कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आते हैं, ठीक है। सेकंड देख रहे हो आप कन्फर्मर, कन्फर्मर में क्या हो रहा है बेटा, इसका 5 है, ठीक है,
अकॉर्डिंग ये राइज कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ये राइज करता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्फर्मर है, ठीक है। और ये इंटरनल लेवल, इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है कन्फर्मर में, ठीक है। स्मॉल हमिंग बर्ड्स के अंदर कन्फर्मर बाहर का टेम्परेचर कंफर्म करके ही अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को सेट करते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब इनकी डेथ हो जाती है कि अब इससे आगे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज या डिक्रीज नहीं हो सकता, वो कन्फर्मर कहलाते हैं। थर्ड है पार्शियल रेगुलेटर, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन तक तो कन्फर्मर रहेंगे, ठीक है, बाकी फिर क्या बन जाते हैं, रेगुलेटर बन जाते हैं, ठीक है। ये पार्शियल रेगुलेटर कहलाता है। एक कंडीशन आती है बेटा जब ऑर्गेनिज्म बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट नहीं कर पाते, तो वो अपने आप को उस कंडीशन से बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं या अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं। उन कंडीशंस को हम कहते हैं फर्स्ट माइग्रेशन, या तो वो माइग्रेट कर जाएंगे वहां से, ठीक है, उस जगह को छोड़ देंगे उस टाइम के लिए, ठीक है, और उस जगह आ जाएंगे जब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। जैसे साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना है आपने, ठीक है, साइबेरिया के अंदर बहुत ज्यादा विंटर पड़ती है, तो वो उस एरिया को छोड़ करके कैलाजो नेशनल पार्क भरतपुर में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है बेटा, माइग्रेशन की उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो आती है वो सस्पेंड कहलाती है। सस्पेंड का मतलब है अपने आप को बीच में लटका लेना, ठीक है। अपने चारों तरफ अनफेयरेबल कंडीशन आई, ठीक है, जब तक फेयरेबल रही, ठीक है, वो अपना प्रोसीजर जो है डेवलपमेंट को पूरी करते रहेंगे, बट जैसे ही अनफेयरेबल कंडीशन आई वो अपने चारों तरफ एक अच्छी खासी मोटी चादर डेवलप कर लेंगे जिसे सिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उस अनफेयरेबल कंडीशन में वो सरवाइव करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, जर्मिनेट नहीं करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है, और जब फेयरेबल कंडीशन आएगी तो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। इस कंडीशन को बेटा सस्पेंड कहते हैं, और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं डाइपोज, डाइपोज, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सस्पेंड कंडीशन, अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेना उस सिचुएशन में, और जब फेयरेबल कंडीशन आए तो फिर से एक्टिवेट हो जाना, ठीक है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी करते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है ये, हाइबरनेशन का मतलब है बेटा, अब जो लोग विंटर के एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, विंटर के एरिया में पोलर बियर है, मानो बहुत ज्यादा विंटर पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा विंटर है, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करेगा, विंटर स्लीप हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने आप को छुपा लेगा, ठीक है, हाइड कर जाएगा, ठीक है, बैरोविंग कर लेगा, ठीक। तो फिर उस टाइम पे वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेगा, तो बेटा उसकी चारों तरफ एक इंसुलेटिंग कोट होता है, ब्राउन फैट होती है, उसको यूज करके वो एनर्जी लेता रहेगा, और जब वो विंटर समाप्त हो जाएगी तो फिर से बाहर आ जाएगा, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बियरेबल नहीं है ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो अपने आप को फिर हाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन कुछ एक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये था बेटा रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसी से रिलेटेड है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, अडेप्टेशन वर्ड सुना है आपने, अडेप्टेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरह से अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है, उसे कहीं भी छोड़ दिया जाए वो अपने आप को अडेप्ट करेगा, डेथ तो नहीं हो जाएगी उसकी, मर तो नहीं जाएगा, ह्यूमन बीइंग है, कैसे न कैसे करके अपने आप को अडेप्ट करेगा। तो इस तरह की अडेप्टेशन क्या कहलाती है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन,
इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्ट्रक्चरली चेंज लाता है, चेंज इन स्ट्रक्चरल बिहेवियर मैनर में, ठीक है, मार्फोलॉजिकल बिहेवियर या फिनोटाइपिकली चेंज लाएगा, फिनोटिपिकली चेंज लेकर के आएगा। जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज लाएगा स्ट्रक्चर में, बिहेवियर मैनर में और फिनोटाइपिकली मैनर में, ठीक है, जो बहुत ही क्विक होते हैं। जो फिनोटाइप मैनर होते हैं बेटा वो बहुत क्विक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ चेंज लेके आएगा वो अपने में, जिन्हें हम क्या कहेंगे, नोन एज इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, नोन एज इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है। क्या करेगा, चेंज लाएगा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरली चेंज लाएगा, बिहेवियर मैनर में चेंज लाएगा, फिनोटाइपिकल मैनर में चेंज लाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। फर्स्टली मार्फोलॉजिकल यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज क्या लेके आएगा, मार्फोलॉजिकल चेंज यानी स्ट्रक्चरली क्या चेंज लेके आएगा। जैसे हम देखते हैं बेटा, ये जन्म से होते हैं, ये बहुत क्विक नहीं होते, बहुत स्लो होते हैं। मार्फोलॉजिकल चेंजेस में बेटा हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा विंटर के एरिया में, कोल्डर एरिया में पाए जाते हैं, उनकी एक्सट्रीमिटीज बहुत छोटी होती हैं, जैसे उनके ईयर, नोज, ये सब बहुत छोटे मिलेंगे, एक्सट्रीमिटीज जो है वो बहुत छोटी होती हैं। इस तरह के ऑर्गन बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये किसने दिया था बेटा, ये एलन ने दिया था, एलन्स रूल बोलते हैं इसे, एलन्स रूल, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसमें एलन्स रूल क्या है। तो स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज, ईयर, नोज वगैरह जो है, ये जो पिन्ना है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स बहुत छोटी मिलती है, ठीक है, जो कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, मार्फोलॉजिकल चेंज। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो इस तरह की अडेप्टेशन ले आते हैं ताकि हीट लॉस कर सके और विंटर को सहन कर सके, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है बेटा, मार्फोलॉजिकल चेंज। सेकंड आता है हमारा बिहेवियर चेंज, ठीक है, बिहेवियर को चेंज कर लेंगे और इकोलॉजिकली अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बिहेवियरली क्या चेंज करेंगे, बिहेवियर चेंज कर लेंगे अपना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं डेजर्ट लिज़ार्ड की, ठीक है। डेजर्ट लिज़ार्ड क्या करती है, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो धूप की तरफ चली जाएगी, ठीक है, धूप सेकेगी थोड़ी देर, ठीक है, तो इस तरह। और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो छाया में आ जाएगी, ठीक। तो इस तरह की कुछ एक बिहेवियर शो करती है डेजर्ट लिज़ार्ड, जिसे हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन में काउंट करते हैं और क्या कहते हैं, बिहेवियर अडेप्टेशन। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट अडेप्टेशन जिसे कहते हैं फिनोटाइपिक अडेप्टेशन। फिनोटाइपिक अडेप्टेशन, फिनोटाइपिक अडेप्टेशन, फिनोटाइपिक अडेप्टेशन। इसकी क्या होता है बेटा, इसमें बहुत ही फास्ट क्विक एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, जैसे एल्टीट्यूड सिकनेस इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे आपने मार्फोलॉजिकल देखा बेटा, मार्फोलॉजिकल में क्या होता है, जन्म से वो अडेप्टेशन आती है, एनवायरनमेंट को देख कर या जीन से प्राप्त हो रही है, ठीक है। बिहेवियर में देखा कुछ टेम्पोररी टाइम की है, ऐसा कर लिया, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, ऐसा है तो ऐसा कर लिया, ठीक है। बट फिनोटाइपिकली अडेप्टेशन में बहुत फास्ट होती है। जैसे
हम माउंटेन्स पर चले गए। कहाँ चले गए? माउंटेन्स पर। माउंटेन्स पर हमको पता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ठीक, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन चाहिए हमें। ठीक, तो माउंटेन पर जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी जो रेट है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी है वो घट जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसे फिनोटाइपिक अडेप्टेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस किस वजह से? जैसे सांस फूलने लगी, थकावट होने लगी है बहुत ज्यादा माउंटेन पर चढ़ते चढ़ते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है और वहां जैसे जैसे ऊपर जा रही है ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो उस ऑक्सीजन को कम करने के लिए भी हमारी बॉडी ने कुछ एक अडेप्टेशन ली है। उन अडेप्टेशन को हम यहाँ फिनोटाइपिक अडेप्टेशन बोल रहे हैं, जो हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन भी काउंट करते हैं। क्या कुछ अडेप्टेशन ली है? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है हमारा। ठीक है, आरबीसी की संख्या बढ़ गई है। आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ गई है? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कम है, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन कैसे ना कैसे करके फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा बेटा, और आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा तो जो ऑक्सीजन मौजूद है एनवायरमेंट में वो ली जाएगी। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है वो फटाफट उस ऑक्सीजन को पिक करके टिश्यू में पहुंचाएगा। इसीलिए जो टिश्यू की कैपेसिटी है, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो आरबीसी का काउंट बढ़ता है या घटता है? तो बच्चे उसमें हमेशा लिख के आते हैं कि आरबीसी की संख्या घटती है। नहीं बेटा, जब भी हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, माउंटेन पर जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है और आरबीसी की काउंट भी बढ़ने लगती है ताकि ऑक्सीजन ली जा सके और टिश्यू की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ये था बेटा आपका इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो आज हमने रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में पार्शियल रेगुलेटर और कन्फर्मर के बारे में पढ़ा। सेकेंड टॉपिक हमने इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली, बिहेवियरली, ठीक है, और मार्फोलॉजिकली अपने आप को अडेप्ट करते हैं। थैंक यू।